नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी मौर्य आप सभी का आईसीएस लाइव क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस समय हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप। तो आज हम कुछ इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं कि क्यों ज़रूरी है हर व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन। क्यों एक अच्छे कम्युनिकेशन या संचार एक व्यक्ति को जीरो से हीरो बना सकता है और एक कम्युनिकेशन व्यक्ति को उस कामयाबी उस शिखर तक पहुंचाता है जहां पर मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। इन सब में सबसे मुख्य बात होता है कम्युनिकेशन का। तो आज हम लोग स्किल कम्युनिकेशन पर चर्चा करेंगे कि कम्युनिकेशन एक व्यक्ति के जीवन का मुख्य आधार क्या है, क्या जीवन में ये भूमिका निभाता है, आगे बढ़ने में किस प्रकार से यह हमें मददगार साबित होता है कम्युनिकेशन। इन सब विषय पर हम आज चर्चा करेंगे कि कम्युनिकेशन के नियम क्या हैं, संचार के साधन क्या हैं, और इस वीडियो के अंत में हम कुछ स्किल कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे जो इंटरव्यू या अन्य जगहों पर कोई भी मौखिक हम लोग जाते हैं वाइवा देने या कहीं भी इंटरव्यू देने, तो किन नियमों का किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो पहला टॉपिक था वो था इंफॉर्मेशन यानी सूचना का, जो कि हमने पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बात या कोई भी अपने तथ्यों को, कथनों को या अपने भावों को, संदेशों को किसी भी माध्यम से प्रभावी रूप से किसी भी संसाधन का प्रयोग करके दूसरों तक पहुंचाता है, उसको सूचना कहा जाता है। आज हम लोग संचार की बात करेंगे। संचार अगर उसको अपनी भाषा में, बोलचाल भाषा में, सरल भाषा में कहा जाए तो होता है वार्तालाप यानी बातचीत करना। जैसा कि हम और आप अगर बातचीत कर रहे हैं अपने आचारों विचारों का, अपने सूचनाओं का, अपनी जानकारी का एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये होता है कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप। तो इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो होंगे संचार अथवा संप्रेषण क्या होता है, संचार अथवा संप्रेषण की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अच्छे संचार अथवा संप्रेषण के गुण यानी गुड कम्युनिकेशन के क्वालिटीज़ क्या होते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ गुड कम्युनिकेशन, संचार अथवा संप्रेषण की बाधाएं, क्या क्या बाधाएं आती हैं अच्छे विचारों में या अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने में, क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, इस पे भी चर्चा किया जाएगा। और विद्यालय संचालन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किस स्तर तक लाभ पहुंचाता है, किस स्तर तक सहयोग प्रदान करता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और सूचना के अर्थ यानी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन को समझते हैं। चलिए, इसको इस प्रकार से कुछ परिभाषित किया गया है। संचार से जो आशय होता है शब्दों, पत्रों, सूचनाओं अथवा संदेशों द्वारा विचारों एवं सम्मतियों के विनिमय से होता है, यानी सूचनाओं संदेशों के आदान प्रदान से होता है। जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, जो संप्रेषण होता है, वो क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग होता है जो जीवन उपरांत से लेकर मरो पूर्वोत्तर तक ये चलती रहती है। कम्युनिकेशन वार्तालाप एक दूसरे से होती रहती है। संचार में यूँ सभी चीज़ें सम्मिलित होते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बातों को, अपनी जानकारी को दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्क में डालता है, अर्थात पुल करता है। इसका अर्थ यह है कि कहने, सुनने या समझने की व्यवस्थित अथवा निरंतर प्रक्रिया इसमें सम्मिलित होती है। जो कम्युनिकेशन होता है वो दो मार्गीय होता है, यानी दो पक्षीय भी आप इसको कह सकते हैं। दो पक्षीय, इसके पहले हम लोग जैसा कि सूचना में भी पढ़े थे कि सूचना का जो विकास जब हुआ था तो एक पक्षीय सूचना ही होती थी, एक ही तरफ से सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। फिर टेलीफोन का विकास हुआ, दोनों तरफ से सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगा।
और वर्तमान समय की बात की जाए तो एक साथ कई दिशाओं में, कई डायरेक्शंस में हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी बहुपदीय सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सूचना और संचार के विषय में आगे बात की जाए, संचार को विस्तृत रूप से मानवीय पहलुओं के मध्य अर्थपूर्ण बातों का विनिमय करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसको आप सामान्य या शब्दों एक सरल भाषा में कहा जाए तो कम्युनिकेशन का अर्थ ये होता है कि हम अपनी बातों को, हम अपनी सूचनाओं को, हम अपने संदेशों को, अपने मैसेज को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया अपनाते हैं, उसी प्रक्रिया को ही कहा जाता है कम्युनिकेशन। चलिए संचार के अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन को समझते हैं। संचार अथवा संप्रेषण का अर्थ दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, अनुमानों, संवेगों के पारस्परिक आदान प्रदान से है। यानी जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अपनी जो भी विचारधाराएं हैं, जो भी सूचनाएं हैं, जो भी जानकारी है, उसका आदान प्रदान करते हैं, उसी को कहा जाता है कम्युनिकेशन। वर्तमान समय में कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, कम्युनिकेशन के जो साधन है, कम्युनिकेशन के जो माध्यम यूज किए जा रहे हैं वार्तालाप के लिए, उसके लिए इंटरनेट, अखबार, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न इन सब का यूज किया जा रहा है। और जो संचार होती है वो एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जैसा कि आपको आगे बताया गया। अब संचार प्रक्रिया के बारे में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अच्छे संचार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, अच्छे संचार के क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यानी यदि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन स्थापित कर रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्पष्टता का सिद्धांत होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी। यानी किसी भी मैसेज या संदेश को अगर हम दूसरों को भेज रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जो हम उसमें वर्ड यूज कर रहे हैं, जिस भाषा का यूज कर रहे हैं, जिस सेंटेंस का उपयोग कर रहे हैं, वो एकदम स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, जो वर्ड इंक्लूड उसमें कर रहे हैं, उस वर्ड का वहाँ कई अर्थ या कई मीनिंग निकलता हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो भी हम सूचना भेज रहे हैं वो महत्वहीन ना होने पाए। तो पहला हमारा क्या होना चाहिए, कोई भी सूचना को भेजने के लिए स्पष्टता का सिद्धांत होना चाहिए, यानी उचित और स्पष्ट वर्डों का ही यूज करना चाहिए। दूसरा है ध्यान आकर्षण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ अटेंशन। यानी संचार प्रक्रिया में जो भी हम सूचनाएं दे रहे हैं वो लोगों का ध्यान आकर्षण करने वाला होना चाहिए। जो भी उसको हम सूचना प्रोवाइड कर रहे हैं, सूचना में आकर्षण के साथ साथ सूचना देते समय प्राप्त करने वाले की रुचि एवं उसकी आवश्यकता भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी कब हमें सूचना भेजना है, किस समय वो व्यक्ति फ्री होगा, किस समय वो हमसे बात करने के लिए राजी है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और ऐसे समय ही हमें सूचना को भेजना चाहिए। आकर्षण का सिद्धांत के अंतर्गत एक चीज़ का भी और हमें कम्युनिकेशन करते समय ध्यान रखना चाहिए। यदि हम किसी को फ़ोन पे या मोबाइल कॉलिंग के माध्यम से कोई भी संदेश दे रहे हैं, तो सबसे पहले जब हम उसको कॉल करते हैं तो स्लो आवाज़ में हमें हेलो के साथ साथ सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं कहूँगा हेलो सर, मैं ओपी मौर्य, आप ओपी मौर्य ICS लाइव क्लासेस से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात फला व्यक्ति से XYZ से हो रही है? अगर वो व्यक्ति कहता है यस सर मैं ही बात कर रहा हूँ, तो आप उससे ये जानकारी लेंगे कि क्या इस समय आपसे बातचीत करने का उचित समय है। अगर यदि हाँ करता है, वो बातचीत करने के लिए राज़ी होता है,
तो उससे आप अपनी बातों को कहना स्टार्ट करेंगे। जब भी आपकी बात ख़त्म हो जाएगी तो आप उसको ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद देना ज़रूर दीजिएगा उसको। उसके लिए समय देने के लिए धन्यवाद ज़रूर कहिएगा, जिससे व्यक्ति आप भविष्य में कोई उससे बात करना चाहे, भविष्य में कोई अपनी बातों को रखना आप चाहते हैं उसके सम्मुख, तो आपकी बातों को ध्यान से सुन सके। तीसरा है संगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि प्रेषक या भेजी जाने वाली, प्रेषित की जाने वाली सूचनाएं प्राप्त करने वाले उद्देश्य एवं लक्ष्यों के समांतर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इस सूचना से, इस संदेश से उस व्यक्ति का कोई लाभ नहीं होने वाला, इसमें सिर्फ आपका ही स्वार्थ छपा हुआ, ऐसी सूचना हमें कभी भी नहीं भेजनी चाहिए। उचित प्रसारण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ राइट कम्युनिकेशन, इस बात का तो हमें विशेष ध्यान ही रखना चाहिए कि संचार का सिद्धांत इस बात पे जोर देता है कि प्रेषित सूचना या संदेश उपयुक्त व्यक्ति विभाग के पास उपयुक्त साधन द्वारा उपयुक्त समय पर पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सूचनाएं आज हमें भेजनी चाहिए वो सूचनाएं हम 4 दिन बाद उसको भेज रहे हैं, तभी उसका उचित एवं सार्थक उपयोग किया जा सकता है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो संचारकर्ता को संचार प्रक्रिया के दौरान समय, साधन, परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। यानी जो भी सूचनाएं हम भेज रहे हैं उस समय हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि क्या इस सूचना को ग्रहण करने के लिए वो व्यक्ति तैयार है या उस व्यक्ति के पास समय है। तो समय का ध्यान रखना चाहिए, किस साधन का उपयोग करके हम इस सूचना को भेजें कि उस व्यक्ति के पास ये सूचना समय रहते पहुंच जाए, और परिस्थितियों का इस सूचना को पाकर क्या निर्णय, क्या डिसीजन वो ले सकता है। यानी परिस्थितियों का पूर्ण आकलन करके ही हमें सूचनाओं को आगे भेजना चाहिए। अंत में थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा कि संचार प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर परिवर्तन होते हैं, इसलिए संचार के लिए किसी नियम की बद्धता उचित नहीं है। अतः संचार के संबंध में प्रत्येक स्थिति में दिशा निर्देश या पूर्व में स्थापित कोई आदर्श क्रियाशील हो, यह अनिवार्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि संचार अथवा संप्रेषण की बाधाएं क्या हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इसकी बाधाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन या वार्तालाप में जो भी बाधाएं होती हैं वो सबसे पहले हमें दूर करने की आवश्यकता होती है। संचार प्रौद्योगिकी को प्रभावी रूप से प्रयोग करने के लिए व्यक्ति को उसकी बाधाओं से अवगत होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि व्यक्ति को संचार प्रक्रिया से संबंधित बाधाओं का ज्ञान होगा तो वह उससे बचते हुए उस प्रक्रिया की सहायता से आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। संचार की जो बाधाएं हैं वो वैज्ञानिक किड डेविस के अनुसार कुछ निम्नवत हैं। जैसे पहला आप देख पा रहे हैं लिखा गया है भाषा संबंधी बाधाएं, यानी बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा की समस्या संचार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक मानी जाती है। जब भी हम किसी को कोई भी वार्तालाप या कम्युनिकेशन किसी से भी स्थापित कर रहे हैं तो शब्दों का उचित चयन यदि हमने नहीं किया है तो ये आशय उस या संदेश उस व्यक्ति के पास ये जाएगा कि जो सूचना हम उसको दे रहे हैं वो सूचना उसके लिए अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है। इसलिए वह उसी रूप में आपसे ग्रहण करेगा जिस रूप में इच्छाहीन सूचना आप उसको प्रदान कर रहे हैं या दें। इसलिए यह आवश्यक है कि संवाददाता को संदेश या प्रसारण से पूर्व सावधानी से शब्दों का चयन करना चाहिए, ऐसे भाषा का उपयोग करना चाहिए जिसको वो अच्छे से समझ सके। दूसरा संगठनात्मक बाधाएं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। संसाधनों में संचार की प्रभावशीलता काफ़ी हद तक उसकी संगठन संरचना पर निर्भर करती है। किसी संगठन संरचना में जितने अधिक स्तर होंगे उतनी ही अधिक बाधाएं संवाद को भेजने और समझने में उत्पन्न होंगे।
जैसे मान लीजिए कोई भी सूचना आपको क्लासरूम से भेजना है DIOS पर, कोई भी संदेश आपको भेजना है, तो कोई भी संदेश जब आप यहाँ से टीचर से कहेंगे तो उसी भाषा को, जो बात आपने टीचर को कहा वो जाकर प्रिंसिपल से कुछ ही बातों को अपनी तरफ से इंक्लूड करेगा और आपके द्वारा दिए गए सूचनाओं को कुछ कम भी कर सकता है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के लिए 100% आवश्यक नहीं है कि जो भी बातें आप कहें वो पूरी रूप से या उसी प्रकार से दूसरे के सम्मुख कह सके। इसलिए जो भी सूचनाएं आपने कहा वो सूचना टीचर के माध्यम से होते हुए कुछ इंक्लूड अलग होते हुए या कुछ उसमें कमी होते हुए प्रिंसिपल के पास पहुंचती हैं या प्रशासक महोदय के पास पहुंचती हैं, उससे होकर फिर उससे ऊपर के अधिकारी को पहुंचती हैं। इस प्रकार से एक चेन सिस्टम का निर्माण हो जाता है, जिससे जो भी सूचनाएं होती हैं वो सूचनाएं सही ढंग से या उसी रूप में ऊपर अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए किसी भी कम्युनिकेशन में जितने भी कम चैनल होंगे, जितने कम स्तर होंगे, उतनी ही अच्छी तरह से आप सूचनाओं को भेज सकेंगे। तीसरा है दोषपूर्ण उद्देश्य। कभी भी कोई भी सूचना भेजते समय, कोई भी सूचना लिखते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सूचनाएं हम लोग लिख रहे हैं उसका कोई अर्थ हो, उसका कोई ना कोई लक्ष्य हो। बिना लक्ष्य के भेजी गई सूचनाओं का कोई अर्थ नहीं होता है। कई बार संचार का उद्देश्य ही दोषपूर्ण या विकृत होने से संचार में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी संचार की वास्तविक उद्देश्य प्रकट उद्देश्य से भिन्न होता है, जिससे संचार को इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती। जैसे विद्यालय में छात्रों को दी जाने वाली प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण देना न होकर उनके मनोरंजनात्मक विकास को बढ़ावा देना होता है, तो प्रशिक्षण योजनाओं का सफल होना असंभव नहीं हो सकता, यह दुष्कर ही होगा। तो जो भी सूचनाएं या कम्युनिकेशन हम लोग एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सूचनाएं पूर्ण रूप से उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। अगला पॉइंट है स्थिति संबंध यानी स्टेटस। कोई भी सूचना किसी भी व्यक्ति को यदि हम भेज रहे हैं तो उसके पद, प्रतिष्ठा, स्टेटस का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। उसके पद के अनुसार भी अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहिए। उसके पद के अनुसार ही हमें वर्ड को, शब्दों का इस्तेमाल उसमें करना चाहिए कम्युनिकेशन करते समय। संचार की एक प्रमुख बाधा स्थिति संबंध से भी होती है। विद्यालय संगठन संरचना में किसी विभिन्न व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध अधिकारी अथवा अधीनस्थ का होता है। इस स्थिति में संबंध संचार की प्रभावशीलता को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करता है। इसलिए जो भी सूचनाएं हम लोग किसी संगठन या व्यक्ति को भेज रहे हैं वो उसके पद एवं भावनाओं का ध्यान में रखकर, उसके व्यवहार को ध्यान में रखकर, उसके साथ हमारे क्या रिलेशन है इस बात का, इस स्थिति का, इस स्टेटस का भी ध्यान में रखकर हमें भेजना चाहिए। अगला है समय भाव। संवाद में हमें ऐसे किसी भी कम्युनिकेशन या कोई भी सूचना हमें ऐसे समय प्रेषित करना चाहिए जब संवादकर्ता, प्राप्तकर्ता उसको ग्रहण करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से तैयार हो। ऐसे समय ही हमें सूचनाओं को भेजना चाहिए, सूचनाओं को प्रोवाइड करना चाहिए। अगले हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है विद्यालय संचालन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ। बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल मैनेजमेंट। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली दृष्टिकोण बनाती जा रही है। प्रायः विद्यालय प्रबंधन विकेंद्रीकरण तथा लोकतांत्रिकता पर आधारित है। शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी से क्या क्या लाभ हो रहे हैं इसको हम कुछ
निम्नलिखित बिंदुओं पर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, इसके आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले है उत्तरदायित्व की भावना का विकास। यानी संचार प्रौद्योगिकी का जो प्रमुख विशेषता है पारदर्शिता बनाए जाने की होती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक विद्यालय का कर्मचारी का एक निश्चित क्षेत्र होता है तथा उसको अपने दायित्वों को निभाने के लिए प्रबंधक द्वारा या प्रबंध द्वारा कुछ दायित्व भी सौंपे जाते हैं, और उस दायित्व को वो व्यक्ति तभी पूरा कर सकता है, वो कर्मचारी तभी पूरा कर सकता है जब उस कर्मचारी को उसके कार्य से संबंधित अधिकार प्राप्त होंगे। और सिर्फ अधिकार ही प्राप्त करने से उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता, उस क्षेत्र में उस व्यक्ति को ट्रेनिंग की भी सुविधा की जानी चाहिए, प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, ताकि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यक्ति अपने अधिकारों की व्याख्या कर सके, अपने अधिकारों का प्रयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे सके। विचारों की स्वतंत्रता। आज विचारों की स्वतंत्रता का अधिक महत्व दिया जाता है। हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को उसके विचारों को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कि विद्यालय संबंधी नीतियाँ और नियमों का निर्धारण में विचारों से लाभ मिल सके। यानी विद्यालय के प्रबंधन में चाहे वो कोई भी चपरासी हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई भी छात्र हो, कोई भी छात्रा हो, सभी को अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी विचारों को रखने का पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी लक्ष्यों की प्राप्ति में या सूचनाओं के कम्युनिकेशन में एक बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए विचारों की स्वतंत्रता में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभाती है। बच्चे इसके माध्यम से, आईटी के माध्यम से, कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से अपनी सूचनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकते हैं या भेज सकते हैं। दूसरा, समानता लाना। विद्यालय प्रबंधन में समानता का सिद्धांत अपनाकर सबको समान रूप से कार्य का वितरण करना होता है, और अधिकार के संबंध में समानता का दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। संचार में जब व्यक्ति किसी विचारों को सुनता है तो समान रूप से दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों से अवगत कराता है। अतः विद्यालय में जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं वो सामूहिक रूप से, समान रूप से सभी को एक तरह से दी जाए, और इस बात पे आईसीटी मुख्य रूप से जोर देता है। कोई भी सूचना हो सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रोवाइड करता है। अतः विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी की बात की जाए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो ये समानता के क्षेत्र में, विद्यालय में समानता के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। सहयोग की भावना का विकास भी होता है। आईसीटी इसका प्रमुख कारण है। विद्यालय प्रबंधन में सहयोग की भावना का प्रमुख कार्य होता है। विद्यालय व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों, कर्मचारियों का सहयोग आवश्यक होता है। इसके लिए हमें संचार माध्यमों की भी आवश्यकता होती है, जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर, इन सब की भी आवश्यकता होती है, इन सब की आवश्यकता पड़ती है सहयोग की भावना के विकास के लिए। यानी कम्युनिकेशन जो सहयोग की भावना को भी विकास करती है, डेवलप करती है, जो कि आज के माहौल में, आज के समय में हर क्षेत्र में, समाज में, हर जगह काफ़ी सराहनीय होता है, काफ़ी अच्छा होता है। बहुत ये महत्वपूर्ण है कि लोगों के बीच एक दूसरे के मध्य सहयोग की भावना का विकास हो। लक्ष्य प्राप्ति हेतु नियंत्रण की आवश्यकता। विद्यालय प्रबंधन में स्वच्छाचारित एवं निरंकुशता को रोकने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को भटक न जाए, इसके नियंत्रण में भी कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हमने जो चर्चा किया, वो सबसे पहले हमने चर्चा किया कि संचार अथवा संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। ये यानी जब भी हम कोई सूचनाएं, कोई भी तथ्य, कोई भी संदेश दूसरे लोगों तक भेजते हैं, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कम्युनिकेशन। यानी
संप्रेषण अथवा संचार। और संचार की अवधारणा इस प्रकार है कि संचार का जो नेचर होता है, संचार की जो प्रकृति होती है, निरंतर चलने वाली प्रकृति होती है, लगातार चलने वाली प्रकृति होती है। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी सूचना ध्यान आकर्षण वाला ही देना चाहिए। किसी भी मैसेज को कम से कम वर्डों में लिखना चाहिए, किसी भी सूचना को उसके स्टेटस के अनुसार ही लिखना चाहिए। उचित प्रसारण का ध्यान रखना चाहिए, क्लियरिटी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वर्डों के चयन के समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब बातों पे हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट, स्किल यानी कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल यानी वो एक दूसरे से बातचीत करने का जो तरीका होता है, जो माध्यम होता है, जो हमें महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होता है, वो ये कि जब भी हम लोग किसी से बातचीत करें तो उसके पद प्रतिष्ठा के अनुसार ही याद रखें। किसी भी बात को, किसी भी वर्ड को हमें बार बार या जोर देकर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति जो अपनी वर्ड को किसी एक ही सिंगल व्यक्ति के सामने ही अपनी बातों को रखता है, वो व्यक्ति उस बात को ध्यान से नहीं सुनता है, बल्कि उस बात को सुनते सुनते क्या होता है, उसको नींद भी आने लगती है। और एक व्यक्ति वो भी होता है जो लाखों की भीड़ में, हज़ारों की भीड़ में अपनी बातों को रखता है, और यदि किसी को नींद आता है तो नींद भी दूर हो जाती है। वो ध्यान आकर्षण करने वाली सूचना होती है। एक व्यक्ति वो होता है जो सूचनाओं को देता है तो उसको सुनने के लिए लोगों की भीड़ ऊपर पड़ती है, लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ करते हैं। और एक व्यक्ति वो बातचीत करता है, एक व्यक्ति वो भी अपनी सूचनाओं को प्रसारित करता है, जिसको सुनकर लोग धीरे धीरे कुर्सियों को छोड़कर लुक छिप छिप कर बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। ये सब है कम्युनिकेशन, यानी किस वर्ड का किस तरीके से आप अपनी बातों को दूसरे के सम्मुख प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, इस बात का ध्यान अवश्य में रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी व्यक्ति को कामयाब बनाने के लिए कम्युनिकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति होता है जो बार बार अपने प्लान को, अपने मीटिंग को समझाने के लिए एक व्यक्ति के पास जाता है, लेकिन वो ना कर देता है, और एक दूसरा व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, एक पहली ही बार मीटिंग में जाता है और उसको समझाता है और तुरंत उसको राज़ी कर लेता है उस कार्य के लिए। तो ये होता है स्किल कम्युनिकेशन। स्किल कम्युनिकेशन कहीं भी हम इंटरव्यू या कोई भी नौकरी के लिए, जॉब के लिए कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो हमें वहाँ पे नॉलेज सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। स्किल डेवलपमेंट कि हम किस प्रकार का ड्रेस पहने हुए हैं, उस ड्रेस पहनावा जो हमारा पहनावा है, जो हमारा ड्रेस है, उस किस प्रकार से है, जो हम जूते का चयन किए हैं उस किस प्रकार से है। यदि हम इंटरव्यू में कहीं बैठे हुए हैं और हमारी बारी आ रही है, हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं या हमारी बारी आ गई, तो हम अपने पैरों को किस प्रकार करके चेयर पर बैठे हुए हैं। यदि हम किसी को चाय सर्व कर रहे हैं तो उस चाय को सर्व करते समय हम प्याले का हैंडल किधर रखते हैं, या उसके साथ में कोई चीज़ सर्व कर रहे हैं तो उसके लेफ़्ट की राइट साइड में कहाँ रख रहे हैं, इस बात पर भी स्किल कम्युनिकेशन जोर देता है। इंटरव्यू में ये सब चीज़ें अवश्य देखी जाती हैं, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कम्युनिकेशन के जो प्रमुख साधन थे, कम्युनिकेशन के जो प्रमुख मीडियम है, माध्यम है, वो मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, रेडियो है, सीडी है, डीवीडी है, और सबसे सशक्त साधन आज के समय में कंप्यूटर और इंटरनेट माना जाता है। कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप को अधिक स्थापित करने के लिए, अधिक प्रभावी रूप से बनाने के लिए। आगे हम चर्चा करेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्षेत्र क्या है, विशेष क्षेत्र क्या है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग ICS लाइव क्लासेस।